भाग्य और जोखिम कुछ भी उतना अच्छा या बुरा नहीं है जैसा लगता है। भाग्य और जोखिम सहोदर भाई बहन हैं। वे दोनों वास्तविकताएं हैं कि जीवन में प्रत्येक परिणाम व्यक्तिगत प्रयास के अलावा अन्य ताकतों द्वारा निर्देशित होता है। NYU के प्रोफेसर स्कॉट गैलोवे के पास एक संबंधित विचार है जिसे अपनी और दूसरों की सफलता का मूल्यांकन करते समय याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ भी उतना अच्छा या बुरा नहीं है जितना लगता है। बिल गेट्स के एकमात्र उच्च विद्यालयों में से एक में गए जहां कंप्यूटर था। सिएटल के ठीक बाहर लेकसाइड स्कूल को कंप्यूटर कैसे मिला, इसकी कहानी उल्लेखनीय है। बिल डगल द्वितीय विश्व युद्ध के नौसेना पायलट थे और फिर हाई स्कूल में गणित और विज्ञान के शिक्षक बने। उनका मानना था कि वास्तविक दुनिया के अनुभव के बिना पुस्तक अध्ययन पर्याप्त नहीं है। उन्होंने यह भी महसूस किया कि जब हम कॉलेज पहुंचे तो हमें कंप्यूटर के बारे में कुछ जानने की जरूरत थी। दिवंगत माइक्रोसॉफ्ट के सहसंस्थापक पॉल एलन ने याद किया। 1968 में डगल ने लेकसाइड स्कूल मदर्स अपनी वार्षिक अफवाह बिक्री से प्राप्त आय लगभग $3000 का उपयोग कंप्यूटर टाइम शेयरिंग के लिए जनरल इलेक्ट्रिक जुड़े एक टेलीटाइप मॉडल 30 कंप्यूटर को पट्टे पर देने के लिए याचिका दायर की। गेट्स ने बाद में कहा, समय साझाकरण का पूरा विचार 1965 में ही आविष्कार हुआ था। कोई बहुत दूरदर्शी था। अधिकांश विश्वविद्यालय स्नातक स्कूलों में कहीं भी उतना उन्नत कंप्यूटर नहीं था जितना बिल गेट्स 8वीं कक्षा में था, और वह इसे पर्याप्त नहीं पा सका। 1968 में गेट्स 13 साल के थे जब उनकी मुलाकात सहपाठी पॉल एलन से हुई। एलन को स्कूल के कंप्यूटर का भी शौक था और दोनों के बीच एक दूसरे से दोस्ती हो गई। लेकसाइड का कंप्यूटर उसके सामान्य पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं था। यह एक स्वतंत्र अध्ययन कार्यक्रम था। बिल और पॉल इस मामले से खिलवाड़ कर सकते थे। उनका अवकाश उनकी रचनात्मकता को खुला छोड़ देना। स्कूल के बाद देर रात तक सप्ताहांत पर वे शीघ्र ही कंप्यूटिंग विशेषज्ञ बन गए। अपने देर रात के एक सत्र के दौरान एलन ने गेट्स को एक फॉर्च्यून पत्रिका दिखाते हुए कहा, आपको क्या लगता है कि फॉर्च्यून 500 कंपनी चलाना कैसा है? एलन ने कहा कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है। गेट्स ने कहा, शायद किसी दिन हमारी अपनी कंप्यूटर कंपनी होगी। माइक्रोसॉफ्ट की कीमत अब $1 ट्रिलियन अधिक है। थोड़ा त्वरित गणित। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 1968 में दुनिया में लगभग 303 मिलियन हाई स्कूल आयु वर्ग के लोग थे। उनमें से लगभग 18 मिलियन संयुक्त राज्य अमेरिका में रहते थे। उनमें से लगभग 270,000 वाशिंगटन राज्य में रहते थे। उनमें से 1 लाख से कुछ अधिक लोग सिएटल क्षेत्र में रहते थे, और उनमें से केवल लगभग 300 ही लेकसाइड स्कूल में पढ़े। 303 मिलियन से शुरू करें, 300 पर खत्म करें। हाई स्कूल आयु वर्ग के 10 लाख छात्रों में से एक छात्र हाई स्कूल में पढ़ता था जिसके पास कंप्यूटर खरीदने के लिए नकदी और दूरदर्शिता का संयोजन था। बिल गेट्स से एक थे। गेट्स इस बात से शर्मिंदा नहीं हैं कि इसका क्या मतलब है। उन्होंने 2005 में स्कूल की स्नातक कक्षा में कहा, अगर लेकसाइड नहीं होता तो माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होता। गेट्स आश्चर्यजनक रूप से स्मार्ट हैं और भी अधिक मेहनती हैं, और एक किशोर के रूप में उनके पास कंप्यूटर के लिए एक ऐसा दृष्टिकोण था जिसे अधिकांश अनुभवी कंप्यूटर अधिकारी भी नहीं समझ सकते थे। उन्होंने लेकसाइड में स्कूल जाकर लाखों में से एक बार शुरुआत की थी। अब मैं आपको गेट्स के दोस्त केंट इवांस के बारे में बताता हूँ। उन्होंने भाग्य के करीबी भाई बहन जोखिम की समान रूप से शक्तिशाली खुराक का अनुभव किया। माइक्रोसॉफ्ट की सफलता की बदौलत बिल गेट्स एलन घरेलू नाम बन गए, लेकिन लेकसाइड में हाई स्कूल कंप्यूटर प्रतिभावानों के इस गिरोह का एक तीसरा सदस्य भी था।
केंट इवांस और बिल गेट्स कक्षा में सबसे अच्छे दोस्त बन गए। गेट्स के अपने हिसाब से इवांस कक्षा में सर्वश्रेष्ठ छात्र थे। डॉक्यूमेंट्री इनसाइड बिल्स ब्रेन में गेट्स याद दिलाते हैं कि दोनों ने फोन पर हास्यास्पद मात्रा में बात की। वह कहते हैं, मैं अभी भी केंट का फोन नंबर जानता हूँ, 525-7851। इवांस गेट्स और एलन की तरह कंप्यूटर में कुशल थे। लेकसाइड को एक बार स्कूल की कक्षा अनुसूची को मैन्युअल रूप से एक साथ रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा। सैकड़ों छात्रों को समय समय पर आवश्यक कक्षाएं प्राप्त करने के लिए जटिलता का एक चक्रव्यूह जो अन्य पाठ्यक्रमों के साथ टकराव नहीं करता है। स्कूल ने बिल और केंट बच्चों किसी भी उपाय से समस्या को हल करने के लिए एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने का काम सौंपा। इसने काम किया और पॉल एलन के विपरीत केंट ने बिल के व्यापारिक दिमाग और अनथीन महत्वाकांक्षा को साझा किया। गेट्स याद करते हैं, केंट के पास हमेशा एक वकील के ब्रीफकेस की तरह बड़ा ब्रीफकेस होता था। हम हमेशा इस बारे में योजना बनाते रहते थे कि हम भविष्य में 5 या 6 साल में क्या करेंगे। क्या हमें सीईओ बनना चाहिए? आप पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ सकता है? क्या हमें जनरल बनना चाहिए? क्या हमें राजदूत बनना चाहिए? जो भी हो, बिल और केंट जानते थे कि वे इसे एक साथ करेंगे। केंट के साथ अपनी दोस्ती को याद करने के बाद गेट्स पीछे हट जाते हैं। हम साथ मिलकर काम करते रहेंगे। मुझे यकीन है कि हम एक साथ कॉलेज गए होंगे। केंट गेट्स और एलन के साथ माइक्रोसॉफ्ट का संस्थापक भागीदार हो सकता था, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। हाई स्कूल में स्नातक होने से पहले एक पर्वतारोहण दुर्घटना में केंट की मृत्यु हो गई। संयुक्त राज्य अमेरिका में हर साल लगभग 3 दर्जन पर्वतारोहण मौतें होती हैं। हाई स्कूल में किसी पहाड़ पर मारे जाने की संभावना लगभग 10 लाख में से एक होती है। लेकसाइड में पहुंचकर बिल गेट्स में से एक भाग्य का अनुभव हुआ। केंट इवांस ने लाखों में से एक जोखिम का अनुभव किया, क्योंकि उन्होंने और गेट्स ने जो हासिल करने का लक्ष्य रखा था उसे कभी पूरा नहीं कर पाए। समान बल, समान परिमाण विपरीत दिशाओं में कार्य कर रहा है। भाग्य और जोखिम दोनों ही वास्तविकता हैं कि जीवन में हर परिणाम व्यक्तिगत प्रयास के अलावा अन्य ताकतों द्वारा निर्देशित होता है। वे इतने समान हैं कि आप दूसरे का समान रूप से सम्मान किए बिना एक पर विश्वास नहीं कर सकते। वे दोनों इसलिए होते हैं क्योंकि दुनिया इतनी जटिल है कि आपके 100% कार्य आपके 100% परिणामों को निर्धारित नहीं कर सकते। वे एक ही चीज से प्रेरित होते हैं। 7 अरब अन्य लोगों और अनंत गतिशील भागों वाले खेल में आप एक व्यक्ति हैं। आपके नियंत्रण से बाहर के कार्यों का आकस्मिक प्रभाव आपके द्वारा जानबूझकर किए गए कार्यों की तुलना में अधिक परिणामी हो सकता है, लेकिन दोनों को मापना और स्वीकार करना इतना कठिन है कि इन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। प्रत्येक बिल गेट्स एक केंट इवांस होता है जो उतना ही कुशल और प्रेरित था, लेकिन जीवन के दूसरे पक्ष में चला गया। यदि आप भाग्य का साथ देते हैं और उनके उचित सम्मान को जोखिम में डालते हैं, तो आपको एहसास होता है कि लोगों की वित्तीय सफलता, अपनी और दूसरों दोनों की का आकलन करते समय यह कभी भी उतना अच्छा या बुरा नहीं होता जितना लगता है। वर्षों पहले मैंने अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले अर्थशास्त्री रॉबर्ट शिलर से पूछा था, आप निवेश के बारे में क्या जानना चाहते हैं जो हम नहीं जान सकते? सफल परिणामों में भाग्य की सटीक भूमिका, उन्होंने उत्तर दिया। मुझे वह प्रतिक्रिया पसंद है, क्योंकि कोई भी वास्तव में नहीं सोचता कि भाग्य वित्तीय सफलता में कोई भूमिका नहीं निभाता है। लेकिन चूंकि भाग्य को मापना कठिन है और यह कहना असभ्य है कि लोगों की सफलता इसके कारण है, डिफॉल्ट रुख अक्सर सफलता के कारक के रूप में भाग्य को अनदेखा करना होता है। अगर मैं कहूं दुनिया में 1 अरब निवेशक हैं,
संयोगवश क्या आप उम्मीद करेंगे कि उनमें से 10 मुख्यतः भाग्य के कारण अरबपति बन जाएं? उत्तर देगा, बेशक, लेकिन फिर अगर मैं आपसे उन निवेशकों का नाम उनके सामने बताने को कहूँ तो आप शायद पीछे हट जाएंगे। दूसरों का मूल्यांकन करते समय सफलता का श्रेय भाग्य को देना आपको ईर्ष्यालु और मतलबी दिखाता है, भले ही हम जानते हों कि ऐसा होता है। और स्वयं का मूल्यांकन करते समय सफलता के लिए भाग्य को जिम्मेदार ठहराना स्वीकार करने के लिए बहुत निराशाजनक हो सकता है। अर्थशास्त्री भास्कर मजूमदार ने दिखाया है कि भाइयों के बीच आय ऊंचाई या वजन से अधिक सहसंबद्ध है। यदि आप अमीर और लंबे हैं, तो आपके भाई के भी लंबे होने की तुलना में अमीर होने की अधिक संभावना है। मुझे लगता है कि हम में से ज्यादातर लोग सहज रूप से जानते हैं कि यह सच है। आपकी शिक्षा की गुणवत्ता और आपके लिए खुलने वाले दरवाजे आपके माता पिता की सामाजिक आर्थिक स्थिति से काफी हद तक जुड़े हुए हैं। लेकिन मेरे लिए 2 अमीर भाई ढूंढिए और मैं आपको 2 ऐसे आदमी दिखाऊंगा जो यह नहीं सोचते कि इस अध्ययन के निष्कर्ष उन पर लागू होते हैं। विफलता जो दिवालियापन से लेकर व्यक्तिगत लक्ष्य पूरा न कर पाने तक कुछ भी हो सकती है का समान रूप से दुरुपयोग किया जाता है। क्या असफल व्यवसायों ने पर्याप्त मेहनत नहीं की? क्या बुरे निवेशों के बारे में अच्छी तरह से नहीं सोचा गया? क्या आलस्य के कारण करियर की दिशा में गिरावट आ रही है? कभी कभी हाँ, बिल्कुल, लेकिन कितना? यह जानना बहुत कठिन है। जो कुछ भी करने लायक है उसके सफल होने की संभावना 100% से भी कम है, और जोखिम तब होता है जब आप उस समीकरण के दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष पर पहुंच जाते हैं। भाग्य की तरह कहानी बहुत कठिन, बहुत गड़बड़, बहुत जटिल हो जाती है यदि हम यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि जोखिम के मुकाबले एक सचेत निर्णय का परिणाम कितना था। मान लीजिए कि मैंने एक स्टॉक खरीदा और 5 साल बाद वह कहीं नहीं गया। यह संभव है कि पहली बार में इसे खरीदकर मैंने गलत निर्णय लिया हो। यह भी संभव है कि मैंने एक अच्छा निर्णय लिया था जिसमें पैसा कमाने की 80% संभावना थी और मैं दुर्भाग्यशाली 20% के पक्ष में रह गया। मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा है? क्या मैंने कोई गलती की या क्या मैंने जोखिम की वास्तविकता का अनुभव किया? सांख्यिकीय रूप से यह मापना संभव है कि क्या कुछ निर्णय बुद्धिमानीपूर्ण थे, लेकिन वास्तविक दुनिया में दिन ब दिन हम ऐसा नहीं करते। यह बेहद मुश्किल है। हम सरल कहानियां पसंद करते हैं जो आसान तो होती हैं लेकिन अक्सर शैतानी तौर पर भ्रामक होती हैं। निवेशकों और व्यापारिक नेताओं के साथ वर्षों बिताने के बाद मुझे यह एहसास हुआ है कि किसी और की विफलता को आमतौर पर बुरे निर्णयों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, जबकि आपकी खुद की विफलताओं को आमतौर पर जोखिम के अंधेरे पक्ष में शामिल किया जाता है। आपकी विफलताओं का मूल्यांकन करते समय मैं कारण और प्रभाव की एक साफ और सरल कहानी पसंद करूंगा, क्योंकि मैं नहीं जानता कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। तुम्हारा परिणाम बुरा हुआ, इसलिए यह किसी बुरे निर्णय के कारण हुआ होगा। वह कहानी है जो मेरे लिए सबसे अधिक मायने रखती है। लेकिन खुद का मूल्यांकन करते समय मैं अपने पिछले निर्णयों को सही ठहराने और बुरे परिणामों के लिए जोखिम को जिम्मेदार ठहराने के लिए एक बेतुकी कहानी गढ़ सकता हूँ। फोर्ब्स पत्रिका का कवर उन गरीब निवेशकों का जश्न नहीं मनाता जिन्होंने अच्छे निर्णय लिए लेकिन जोखिम के दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष का अनुभव किया, लेकिन यह लगभग निश्चित रूप से उन अमीर निवेशकों का जश्न मनाता है जिन्होंने ठीक या यहाँ तक कि लापरवाह निर्णय लिए और भाग्यशाली हो गए। दोनों ने एक ही सिक्के को उछाला जो संयोगवश एक अलग तरफ जा गिरा। इसका खतरनाक हिस्सा यह है कि हम सभी यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पैसे के साथ क्या काम करता है और क्या नहीं। कौन सी निवेश रणनीतियां काम करती हैं, कौन से नहीं हैं? कौन सी व्यावसायिक रणनीतियां काम करती हैं?
कौन से नहीं हैं? आप अमीर कैसे बनते हैं? आप गरीब होने से कैसे बचते हैं? हम सफलताओं और असफलताओं को देखकर ये सबक तलाशते हैं और कहते हैं, उसने जो किया वह करो, उसने जो किया उससे बचें। यदि हमारे पास जादू की छड़ी होती तो हम यह पता लगा लेते कि इन परिणामों का कितना हिस्सा बार बार दोहराए जाने वाले कार्यों के कारण हुआ, बनाम यादृच्छिक जोखिम और भाग्य की भूमिका जिसने उन कार्यों को एक या दूसरे तरीके से प्रभावित किया। लेकिन हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। हमारे पास ऐसे दिमाग हैं जो बारीकियों की अधिक परवाह किए बिना आसान उत्तर पसंद करते हैं। इसलिए जिन गुणों का हमें अनुकरण करना चाहिए या उनसे बचना चाहिए, उन्हें पहचानना बेहद कठिन हो सकता है। मैं आपको किसी ऐसे व्यक्ति की एक और कहानी सुनाता हूँ जो बिल गेट्स बेहद सफल था, लेकिन जिसकी सफलता को भाग्य या कौशल के कारण होने वाली सफलता के रूप में परिभाषित करना कठिन है। कॉर्नेलियस वेंडरबिल्ट ने अपने रेल साम्राज्य का विस्तार करने के लिए व्यापारिक सौदों की एक श्रृंखला पूरी की थी। उनके एक व्यावसायिक सलाहकार ने वेंडरबिल्ट को यह बताने के लिए आगे बढ़े कि प्रत्येक लेनदेन जिसके लिए वह सहमत थे, ने कानून तोड़ा है। हे भगवान, जॉन, वेंडरबिल्ट ने कहा, आपको नहीं लगता कि आप न्यूयॉर्क राज्य के कानून के अनुसार रेलमार्ग चला सकते हैं? क्या आप? इसे पढ़ते समय मेरा पहला विचार यह था, उसी रवैये के कारण वह इतना सफल था। वेंडरबिल्ट के दिनों में कानून रेल मार्गों को समायोजित नहीं करते थे। तो उसने कहा, भाड़ में जाए, और फिर भी आगे बढ़ गया। वेंडरबिल्ट बेतहाशा सफल रहा, इसलिए उनके कानून की धज्जियां उड़ाना देखना आकर्षक है। जो उनकी सफलता के लिए कुख्यात और महत्वपूर्ण था, ऋषि ज्ञान के रूप में। उस तुच्छ दूरदर्शी ने किसी भी चीज को अपने रास्ते में नहीं आने दिया। लेकिन वह विश्लेषण कितना खतरनाक है। कोई भी समझदार व्यक्ति उद्यमशीलता के गुण के रूप में घोर अपराध की अनुशंसा नहीं करेगा। आप आसानी से कल्पना कर सकते हैं कि वेंडरबिल्ट की कहानी बहुत अलग हो जाएगी। एक डाकू जिसकी युवा कंपनी अदालत के आदेश के तहत ढह गई। तो हमारे यहाँ एक समस्या है। आप कानून की उतनी ही शिद्दत से धज्जियां उड़ाने के लिए वेंडरबिल्ट की प्रशंसा कर सकते हैं, जितना आप ऐसा करने के लिए एनरॉन की आलोचना करते हैं। शायद एक कानून के हाथों बचकर भाग्यशाली हो गया, जबकि दूसरे ने खुद को जोखिम के पक्ष में पाया। जॉन डी रॉकफेलर भी ऐसे ही हैं। उनका बार बार कानून को दरकिनार करना। एक न्यायाधीश ने एक बार उनकी कंपनी को एक आम चोर से बेहतर नहीं कहा था। इतिहासकारों द्वारा अक्सर इसे चालाक व्यापारिक चतुर के रूप में चित्रित किया जाता है। शायद यह था। लेकिन कहानी कब आपने पुराने कानूनों को नवप्रवर्तन के रास्ते में नहीं आने दी से आपने अपराध किया में बदल जाती है। यह कहानी को रॉकफेलर एक था से बदलने के लिए कहानी में कितना कम बदलाव करना होगा। प्रतिभाशाली, उसकी सफलताओं से सीखने का प्रयास करें से लेकर रॉकफेलर एक अपराधी था, उसकी व्यावसायिक विफलताओं से सीखने का प्रयास करें जरा सा। मुझे कानून की क्या परवाह, वेंडरबिल्ट ने एक बार कहा था। क्या मेरे पास शक्ति नहीं है? उसने किया और यह काम कर गया। लेकिन यह कल्पना करना आसान है कि ये किसी कहानी के अंतिम शब्द होंगे जिनका परिणाम बिल्कुल अलग होगा। साहसी और लापरवाह के बीच की रेखा पतली हो सकती है। जब हम जोखिम नहीं उठाते हैं और उनकी उचित बिलिंग को भाग्य नहीं देते हैं, तो यह अक्सर अदृश्य होता है। बेंजामिन ग्राहम को सर्वकालिक महान निवेशकों में से एक, मूल्य निवेश के जनक और वॉरेन बफेट के शुरुआती गुरु के रूप में जाना जाता है। लेकिन बेंजामिन ग्राहम की निवेश सफलता का अधिकांश हिस्सा जिको स्टॉक के एक विशाल हिस्से के मालिक होने के कारण था, जिसने उनके स्वयं के प्रवेश द्वारा लगभग हर विविधीकरण नियम को तोड़ दिया, जिसे ग्राहम ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथों में स्वयं निर्धारित किया था।
साहसी और लापरवाह के बीच की पतली रेखा यहाँ कहाँ है? मुझे नहीं पता। ग्राहम ने अपने GICO बोनांजा के बारे में लिखा, एक भाग्यशाली ब्रेक या एक बेहद चतुर निर्णय, क्या हम उन्हें अलग बता सकते हैं? आसानी से नहीं। हम समान रूप से सोचते हैं कि मार्क जुकरबर्ग उनकी कंपनी को खरीदने के लिए याहू के 2006 के $1 बिलियन के प्रस्ताव को ठुकराने वाले प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। उन्होंने भविष्य देखा और अपनी बंदूकों पर अड़े रहे। लेकिन लोग याहू की आलोचना करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के अपने ही बड़े बायआउट ऑफर को ठुकराने के लिए उतने ही जुनून के साथ उन मूर्खों को जब तक संभव हो सके पैसा निकाल लेना चाहिए था। यहाँ उद्यमियों के लिए क्या सबक है? मुझे कोई अंदाजा नहीं है, क्योंकि जोखिम और भाग्य को पहचानना बहुत कठिन है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। अनगिनत भाग्य और असफलताएं का परिणाम उत्तोलन पर निर्भर है। सबसे अच्छे और सबसे खराब प्रबंधक अपने कर्मचारियों पर यथासंभव दबाव डालते हैं। ग्राहक हमेशा सही होता है और ग्राहक नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं, दोनों स्वीकृत व्यावसायिक ज्ञान हैं। प्रेरणादायक रूप से साहसी और मूर्खतापूर्ण रूप से लापरवाह के बीच की रेखा 1 मिलीमीटर मोटी हो सकती है और केवल पीछे देखने पर ही दिखाई देती है। जोखिम और भाग्य हमशक्ल हैं। इसे हल करना आसान समस्या नहीं है। यह पहचानने में कठिनाई कि भाग्य क्या है, कौशल क्या है और जोखिम क्या है, धन प्रबंधन के सर्वोत्तम तरीके के बारे में जानने का प्रयास करते समय हमारे सामने आने वाली सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। लेकिन 2 चीजें आपको बेहतर दिशा दिखा सकती हैं। सावधान रहें कि आप किसकी प्रशंसा और प्रशंसा करते हैं। सावधान रहें कि आप किसे तुच्छ समझते हैं और बनने से बचना चाहते हैं। या यह मानते समय सावधान रहें कि 100% परिणामों का श्रेय प्रयास और निर्णयों को दिया जा सकता है। मेरे बेटे के जन्म के बाद मैंने उसे एक पत्र लिखा जिसमें आंशिक रूप से कहा गया, कुछ लोग ऐसे परिवारों में पैदा होते हैं जो शिक्षा को प्रोत्साहित करते हैं, अन्य लोग इसके विरोध में हैं। कुछ लोग उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने वाली समृद्ध अर्थव्यवस्थाओं में पैदा हुए हैं, अन्य लोग युद्ध और गरीबी में पैदा होते हैं। मैं चाहता हूं कि आप सफल हों और मैं चाहता हूं कि आप इसे अर्जित करें। लेकिन यह जान लें कि सारी सफलता कड़ी मेहनत के कारण नहीं होती और सारी गरीबी आलस्य के कारण नहीं होती। स्वयं सहित लोगों का मूल्यांकन करते समय इसे ध्यान में रखें। इसलिए विशिष्ट व्यक्तियों और केस अध्ययनों पर कम और व्यापक पैटर्न पर अधिक ध्यान केंद्रित करें। किसी विशिष्ट व्यक्ति का अध्ययन करना खतरनाक हो सकता है क्योंकि हम चरम उदाहरणों का अध्ययन करते हैं, अरबपति, CEO या बड़े पैमाने पर विफलताएं जो समाचारों पर हावी हैं, और चरम उदाहरण अक्सर अन्य स्थितियों पर सबसे कम लागू होते हैं। उनकी जटिलता को देखते हुए परिणाम जितना अधिक चरम होगा, इसकी संभावना कम है कि आप इसके पाठों को अपने जीवन में लागू कर सकें, क्योंकि अधिक संभावना यह है कि परिणाम भाग्य या जोखिम के चरम अंत से प्रभावित होगा। आप सफलता और विफलता के व्यापक पैटर्न की तलाश करके कार्रवाई योग्य निष्कर्षों के करीब पहुंच जाएंगे। यह पैटर्न जितना अधिक सामान्य होगा, यह आपके जीवन पर उतना ही अधिक लागू हो सकता है। वॉरेन बफेट की निवेश सफलता का अनुकरण करने की कोशिश करना कठिन है, क्योंकि उनके परिणाम इतने चरम हैं कि उनके जीवन काल के प्रदर्शन में भाग्य की भूमिका बहुत अधिक है, और भाग्य कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका आप विश्वसनीय रूप से अनुकरण कर सकें। लेकिन यह समझना, जैसा कि हम अध्याय 7 में देखेंगे, कि जिन लोगों का अपने समय पर नियंत्रण होता है वे जीवन में अधिक खुश रहते हैं, यह एक व्यापक और सामान्य अवलोकन है कि आप इसके साथ कुछ कर सकते हैं। मेरे पसंदीदा इतिहासकार
फ्रेडरिक लुइस एलन ने अपना करियर औसत अमेरिकी के जीवन का चित्रण करते हुए बिताया। वे कैसे रहते थे, वे कैसे बदल गए, उन्होंने काम के लिए क्या किया, उन्होंने रात के खाने में क्या खाया आदि लेने के लिए और भी प्रासंगिक सबक हैं। समाचारों पर हावी होने वाले चरम चरित्रों का अध्ययन करने की तुलना में इस तरह के व्यापक अवलोकन से दूर रहें। बिल गेट्स बार कहा था, सफलता एक घटिया शिक्षक है। यह स्मार्ट लोगों को यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि वे हार नहीं सकते। जब चीजें बहुत अच्छी चल रही हों, तो महसूस करें कि यह उतना अच्छा नहीं है जितना आप सोचते हैं। आप अजेय नहीं हैं, और यदि आप स्वीकार करते हैं कि भाग्य ने आपको सफलता दिलाई है, तो आपको भाग्य के चचेरे भाई जोखिम पर विश्वास करना होगा, जो आपकी कहानी को उतनी ही तेजी से बदल सकता है। लेकिन दूसरी दिशा में भी यही सच है। विफलता एक घटिया शिक्षक हो सकती है, क्योंकि यह स्मार्ट लोगों को यह सोचने के लिए प्रेरित करती है कि उनके निर्णय भयानक थे, जबकि कभी कभी वे जोखिम की अक्षमय वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करते हैं। विफलता से निपटने की युक्ति यह है कि अपने वित्तीय जीवन को इस तरह से व्यवस्थित करें कि यहाँ एक बुरा निवेश और वहाँ एक चूक गया वित्तीय लक्ष्य आपको खत्म न कर दे, ताकि आप तब तक खेलना जारी रख सकें जब तक कि परिस्थितियां आपके पक्ष में न आ जाएं। लेकिन अधिक महत्वपूर्ण यह है कि जितना हम सफलता में भाग्य की भूमिका को पहचानते हैं, जोखिम की भूमिका का मतलब है कि हमें खुद को माफ कर देना चाहिए और असफलताओं का आकलन करते समय समझदारी के लिए जगह छोड़नी चाहिए। कुछ भी उतना अच्छा या बुरा नहीं है जितना लगता है। आइए अब उन दो व्यक्तियों की कहानियों पर नजर डालते हैं जिन्होंने अपनी किस्मत चमकाई।